प्रिय साथियों नमस्कार। हमारी YouTube चैनल पाराज लोकतंत्र का अंकुरण में आपका स्वागत है। आज हम लोकतंत्र के इतिहास के विषय में चर्चा करेंगे। इस विषय पर हमने एक आलेख तैयार किया है जिसको 2 बराबर खंडों में बांटा है। पिछले प्रथम खंड को हम पहले ही प्रसारित कर चुके हैं। आज हम इसके दूसरे खंड को आपकी सेवा में प्रस्तुत कर रहे हैं। इस आलेख को मैं इस प्रकार से आपकी सेवा में पढ़ता हूँ। राष्ट्रीय राज्यों नेशन स्टेट्स का उदय। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में आपको बताया था, जैसे जैसे लोकतंत्र विकसित होता गया, प्रथम युद्ध भी हुए, द्वितीय विश्व युद्ध भी हुए, उसके परिणाम स्वरूप अनेक नए नए राष्ट्र और राज्य का उदय हुआ। तो इसी क्रम में राष्ट्रीय राज्यों का भी उदय हुआ। पहले एम्पिरिकल स्टेट्स हुआ करती हैं राज्य रजवाड़ों की, लेकिन लोकतंत्र के विकसित होने के कारण राष्ट्रीय राज्यों का उदय हुआ। ये राष्ट्रीय राज्य क्या होते हैं, इस विषय में हम आपको इस तरह से संक्षेप में बता रहे हैं। जैसे जैसे आम जनता ने अपने मौलिक मानवाधिकारों एवं समानता के अधिकारों की स्थापना सुनिश्चित की, आम भौगोलिक क्षेत्र कॉमन ज्योग्राफिकल एरियाज, आम आस्था कॉमन फेथ्स के मानने वाले, आम सांस्कृतिक कॉमन कल्चर की पृष्ठभूमि वाले एवं आम ऐतिहासिक कॉमन हिस्टोरिकल पृष्ठभूमि वाले जन समूहों ग्रुप ऑफ द पीपुल्स ने पूर्ववर्तीय साम्राज्य राज्य सीमाओं इंपेरिकल स्टेट्स टेरिटोरियल बाउंड्रीज को अस्वीकार कर दिया और उन्हें तोड़ना प्रारंभ कर दिया, और इस प्रकार नए नए राज्यों स्टेट्स का निर्माण हुआ। विभिन्न क्रांतियां, जहां तक कि 2 विश्व युद्ध होने के फलस्वरूप उपनिवेशी राज्यों कॉलोनियल स्टेट्स की भी समाप्ति हुई और कई देश, राष्ट्र, जनसमूह, स्वतंत्र राज्य इंडिपेंडेंट स्टेट्स बने। इन नए स्वतंत्र राज्यों के जनसमूहों ने आम सहमति एवं स्वीकारोक्तियों से अपने में से ही खास चुनिंदा लोगों को इन नए राज्यों पर शासन प्रशासन करने की बागडोर सौंपी। दूसरे शब्दों में यहाँ निर्वाचन प्रणाली, संसदीय प्रणाली का जन्म हुआ। इस प्रकार से निर्मित राज्य राष्ट्रीय राज्य नेशन स्टेट्स कहलाए और इसमें रहने वाले लोग राष्ट्र नेशन कहलाए। लेकिन दुखद सच्चाई ये भी है कि सामंतवाद, निरंकुश तानाशाही, पुरोहितवाद, विस्तारवाद, नस्लवाद, अंधविश्वास, धर्मांधता, संस्कारवाद, कर्मकांडवाद के ये तत्व एवं अवधारणाएं, मान्यताएं समाज में पूर्णतः नष्ट, इरिडिकेट नहीं हो सके तथा उनके पक्षधर भी विद्वान रहे। इतना ही नहीं, इन दिनों तो ये सब पुनः विकास एवं प्रसार, डेवलपमेंट एंड एक्सटेंशन पर हैं। सबसे गंभीर एवं ध्यान देने वाली बात यह है कि जिन तार्किक, हेतुवादी एवं वैज्ञानिक प्रवृत्ति सोच में तथा उपरोक्त वर्णित पुनः विकसित हो रही अवधारणाओं, मान्यताओं में अंतर्द्वंद एवं टकराव हुआ एवं इसके कारण यदि भविष्य में विश्व युद्ध हुआ तो वह देशों या राष्ट्रों या महाद्वीपों के बीच नहीं होगा, बल्कि सभ्यताओं, सिविलाइजेशंस के बीच होगा। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर सैमुअल हंटिंगटन ने विश्व में 6 प्रमुख सभ्यताओं को चिन्हित किया है। वे हैं: नंबर 1 पश्चिमी यूरोपीय सभ्यता अर्थात ईसाई सभ्यता। नंबर 2 पीत या मंगोल सभ्यता अर्थात बौद्ध सभ्यता। नंबर 3 अरबी सभ्यता अर्थात इस्लामिक सभ्यता। नंबर 4 यहूदी सभ्यता अर्थात ज्यूडाइज्म। नंबर 5 आदिवासी प्रकृति पूजक सभ्यता ट्राइबलिज्म, एनिमिज्म, जो पूरे विश्व के आदिवासी मूल निवासी समाज में विद्यमान है। एवं 6वां आर्यन सभ्यता, जिसका संबंध सनातन हिंदू धर्म से है। प्रोफेसर हंटिंगटन ने इस शताब्दी के प्रारंभ में एक सिद्धांत प्रतिपादित किया है जिसे उन्होंने सभ्यताओं में संघर्ष, क्लैश इन सिविलाइजेशन नाम दिया है।
उनके सभ्यता के संघर्ष क्लैश इन सिविलाइजेशन के सिद्धांत के अनुसार यदि विश्व युद्ध हुआ तो वो इन्हीं सभ्यताओं में टकराव के कारण होगा। प्रोफेसर हटिंगटन के इस सिद्धांत पर और प्रकाश डालना यहाँ प्रासंगिक नहीं है। इतना कह देना पर्याप्त होगा कि एक सभ्यता द्वारा किसी दूसरी सभ्यता के मामलों में जरूरत से ज़्यादा हस्तक्षेप या यूँ कहें कि टांग अड़ाना और चौधराहट करना टकराव युद्ध के मुख्य कारण बनेगा। हमें तो इसके आसार नज़र भी आने लगे हैं। इस विषय में हमारे अध्ययन का निष्कर्ष है कि प्रथम विश्व युद्ध के अनेक कारणों में प्रमुख कारण ये भी था कि एक तरफ स्वतंत्रता, मानवाधिकार, समानता, न्याय एवं जन आकांक्षाएं बहुत उग्र थीं। परिणाम स्वरूप रूस में 1917 में क्रांति का सूत्रपात हुआ और इसी क्रम में कॉमरेड लेनिन के नेतृत्व में महान अक्टूबर क्रांति हुई। दूसरी तरफ तात्कालीन सामंती राजशाही वर्गों के अहम विभिन्न ईगो में टकराव के कारण वे युद्ध में कूद गए। लेकिन प्रथम विश्व युद्ध के दुखद परिणाम ये निकले कि सारा संसार, विशेषकर यूरोपीय देश, कृषि क्षेत्र में उत्पादन की भारी कमी एवं भारी आर्थिक मंदी के संकट में फंस गए। लेकिन इसका ये फायदा भी हुआ कि लोकतांत्रिक सिद्धांतों एवं संस्थानों का विस्तार बड़ी तेजी से प्राय सारे विश्व में हुआ। सन 1930 तक उक्त वर्णित आर्थिक मंदी के संकट के कारण पुनः लोकतांत्रिक संस्थाओं के विकास में बहुत बड़ी रुकावट उत्पन्न हुई। उस समय के सामंतों, राजाओं एवं अन्य साधन संपन्न एवं उद्योगपतियों, व्यापारी वर्ग ने आर्थिक मंदी से उबरने के लिए तथा भारी मुनाफा कमाने की गरज से एक देश से दूसरे देश में उचित अनुचित तरीकों से अपनी सामग्रियां उत्पादन खपाने के लिए व्यापार व्यवसाय का विस्तार करना प्रारंभ किया। इससे स्थानीय शासकों एवं स्थानीय व्यापारियों, उद्योगपतियों में असंतोष व्याप्त हो गया। ये असंतोष भिन्न भिन्न राज्यों के बीच वैमनस्यता तथा अहम भीम में बदले की भावना में बदल गया। इसका अंतिम परिणाम द्वितीय विश्व युद्ध के रूप में हुआ। लेकिन अंत में ये द्वितीय विश्व युद्ध सारे संसार में आधुनिक लोकतंत्र की स्थापना का आधार बना एवं उपनिवेशवादी राज्यों, कॉलोनियल स्टेट्स का खात्मा हुआ। इतना ही नहीं, अनेक अंतर्राष्ट्रीय संगठनों, संस्थानों का जन्म हुआ। इतना ही नहीं, अनेक अंतर्राष्ट्रीय संगठनों, संस्थाओं का भी जन्म हुआ। इससे विश्व एक ग्लोबल विलेज भी बन गया। लोकतंत्र के इतिहास में हमें यह भी जानना होगा कि द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के पश्चात हालांकि अधिकतर देशों में कमोबेश लोकतांत्रिक व्यवस्था लागू हो चुकी थी। मताधिकार एवं गोपनीय मतपत्र द्वारा अपने प्रतिनिधि को चुनने की प्रणाली लागू हो चुकी थी। लेकिन संयुक्त राष्ट्र संघ, अमेरिका तथा उसके सहयोगी देश जो पूंजीवादी आर्थिक व्यवस्था के पक्षधर थे, एक समूह में आए। दूसरी तरफ कम्युनिस्ट समाजवादी आर्थिक सामाजिक व्यवस्था के पक्षधर दूसरे खेमे में एक हो गए। संसार के अधिकतर देश दो महाशक्तियों संयुक्त राज्य अमेरिका तथा सोवियत संघ यूएसएसआर के नेतृत्व में विभक्त हो गए। दोनों के बीच लगभग 5-6 दशकों तक शीत युद्ध, कोल्ड वार भी जारी रहा। भारत ने हालांकि गुटनिरपेक्ष नॉन अलायंस की विदेश नीति अपनाई, लेकिन भारत आर्थिक, सामाजिक एवं तकनीकी औद्योगिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पूरी तरह से गुटनिरपेक्ष नीति पर तटस्थ व खड़ा नहीं रह सका। हालांकि औद्योगिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी तथा परमाणु हथियारों के इस युग में दो महाशक्तियों के बीच शीत युद्ध समाप्त हो गया ऐसा प्रतीत होता है। लेकिन इन दोनों महाशक्तियों में वर्चस्व की प्रतिस्पर्धा पूर्णतः समाप्त नहीं हुई है। अपने अपने प्रभाव क्षेत्र को विस्तार करने की मानसिकता
व्यापार विस्तार, सामग्री व टेक्नोलॉजी की सप्लाई, खासकर युद्धक सामग्री तथा परमाणु टेक्नोलॉजी, हथियार की होड़ इन दिनों इस ग्लोबल विलेज के अस्तित्व व सुख शांति के लिए बड़ा खतरा बन गया है। विश्व के सामने दूसरी बड़ी समस्या आतंकवाद की है। इस आतंकवाद पर हमारे विचार आमूलचूल रूप से भिन्न हैं, क्योंकि यहाँ यह विषय प्रासंगिक नहीं है। अतः सिर्फ इतना व्यक्त कर देना पर्याप्त होगा कि जब तक इस समस्या के मूल एवं सही कारणों की पहचान पड़ताल डायग्नोसिस नहीं कर ली जाती, कॉमरेड माओ से तुंग के विरोधाभास के नियम लॉ ऑफ कंट्राडिक्शन के अंतर्गत प्रधान विरोधाभास प्रिंसिपल कंट्राडिक्शन की पड़ताल नहीं कर ली जाती, तब तक यह समस्या हल होने की नहीं है। द्वितीय एवं तृतीयक विरोधाभासों सेकेंडरी एंड टर्सरी कंट्राडिक्शंस में उलझे रहना समस्या को हल करने के बजाय समस्या को और विकराल कर मानवता को भारी त्रासदी देने जैसा है। इस अध्याय में हमने जो लोकतंत्र के इतिहास का वृत्तांत दिया है वो इतना सरल व सीधा नहीं है। भारी उथल पुथल, मारकाट एवं करोड़ों लोगों की कुर्बानी के पश्चात विश्व में लोकतंत्र आया है। लेकिन जब हम वर्तमान लोकतंत्र की शास्त्रीय परिभाषा एवं उसके भावार्थों का अध्ययन करते हैं तो पाते हैं कि इसमें अब ग्रहण लगने लगा है। लोकतंत्र की आड़ में कई नए नए ऐसे प्रयोग हो रहे हैं, ऐसी रीति विधि मेथडोलॉजी आ गई है जो वास्तव में लोकतंत्र एवं जनप्रतिनिधित्व विरोधी है एवं कुल मिलाकर संपूर्ण रूप से व्यक्ति के अपने मत व्यक्त करने की स्वतंत्रता यूनिवर्सल सफरेज के विरुद्ध है। वर्तमान में विश्व में लोकतंत्र एवं वास्तविक जन प्रतिनिधित्व को दूषित कर दिया गया है। ये प्रदूषण विशेष वर्गवाद, संकुचित राष्ट्रवाद, नैरो नेशनलिज्म, कारपोरेट घरानावाद, नव उपनिवेशवाद, जाति नस्लगत पूंजीवाद, कास्ट रेस कैपिटलिज्म, वर्चस्ववाद, एलपीजी, मुक्त व्यापार, निजीकरण, भूमंडलीकरण के नाम से जाने जाते हैं। ये सब बातें आम जनता, द पीपुल्स, कॉमन मासेस के लिए तथा लोकतंत्र के मूल तत्वों की एलिमेंट्स के लिए हानिकारक साबित होने लगी हैं। भारत में आधुनिक लोकतंत्र की स्थापना के इतिहास क्रम में हम एक अलग से वीडियो आपकी सेवा में प्रस्तुत कर रहे हैं। कालांतर में ये वीडियो आपको देखने को मिलेगा। भारत में लोकतंत्र एवं वास्तविक जन प्रतिनिधित्व की तथा भारत के संविधान की हत्या कैसे हो रही है, इसका भी संक्षिप्त वर्णन हमने हमारे पिछले एपिसोड्स में प्रस्तुत किए हैं। इन्हें आप हमारी लिंक में जाकर विस्तार से क्रम से देख सकते हैं। प्रिय साथियों, इस प्रकार हमारा ये एपिसोड यहीं समाप्त होता है। हमारे साथ बने रहने के लिए और हमारे इस वीडियो को पूरी तरह से देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम ऐसा मानते हैं, यदि आपको ऐसा लगता है कि हमारे विचार आमूलचूल रूप से कुछ क्रांतिकारी और परिवर्तनकारी हैं और इन विचारों से यदि आपको कुछ प्रेरणा मिलती है तो निश्चय ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने का, लाइक करने का और शेयर करने का कष्ट करें। धन्यवाद।